नेक्स्ट अपन बात करेंगे आज कोई भी किसी भी तरह के वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। तो जानते हैं कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती क्या है। तो इसका जो ओरिज़न है वो कहाँ से होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। तो ओरिज़न के अंदर अपन पढ़ेंगे कि पोस्टीरियर मीडियल वाल ऑफ सीकम, जो सीकम है उसकी जो पोस्टीरियर है, जो पीछे वाली और जो मीडियल वाल है, जो बीच वाली, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इलियो जो सीकल ओरिफिन्स है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे होता है जनरली। और फिर सेकंड पॉइंट्स ये हैं कि कोई भी किसी भी तरह का अपेंडिकुलर ओरिफिन्स है वो वहाँ पे कभी कभी क्या है कि कोई म्यूकस मेम्ब्रेन से एक सेमिल्यूनर फोल्ड एक गार्डेड हो जाता है उससे, और उसको एक वेल ऑफ ज़ीरालेंथ बोला जाता है। देखते हैं किस तरह से, तो डायग्राम से देखते हैं अपन इस पॉइंट्स को कि कैसे ओरिजिन होता है और जो वेल ऑफ ज़ीराडेड पॉइंट्स। तो जनरली ये स्ट्रक्चर है। अभी अपन ने कहा था कि जो एपेंडिकुलर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिस है ये क्या है। तो जनरली अपन ने अभी कहा था कि जो ये इलियम है और ये है हमारा पूरा सीकम, करेक्ट। तो जो इलियम का जो ये टर्मिनल पार्ट्स है नीचे वाला, तो ये इलियम और यहाँ पे सीकस का आपस में मिलता है, वहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है इलियोसिकल ओरिफिन्स, करेक्ट। इलियोसिकल ओरिफिन्स के 2 सेंटीमीटर बिलो अगर नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ एक अपेंडिकुलर ओरिफिन्स होता है। तो अपन ने अभी कहा था कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक पोस्टीरियर मीडियल है। मतलब ये जो जनरली जो सीकम है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, ये पीछे की तरफ होता है, करेक्ट। और नेक्स्ट बात ये है कि जो ये एक वर्मीफॉर्म ये अपेंडिकुलर ओरिफिन्स है, इसके इलियोसिकल ओरिफिन्स के 2 सेंटीमीटर नीचे, अपन ने यही लिखा था वहाँ पे, यही पॉइंट था। दूसरी बात ये है कि अपेंडिकुलर जो ओरिफिस है कभी कभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन से एक सेमिल्यूनर वेल है उससे भी गार्डेड हो जाता है, जिसको अपन ने एक वेल ऑफ ज़ेराडेड बोला जाता था, करेक्ट। तो अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जो लेंथ है वो वेरी करती है 2 से 20 सेंटीमीटर। 2 से 20 सेंटीमीटर है ना, ये तो 2 से 20 सेंटीमीटर है वो, या इसकी इतनी लेंथ वेरी करता है। और एवरेज लेंथ की अगर बात करूं तो एवरेज लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। कैसे, इसको भी अपन डायग्राम से देखेंगे। तो इसको भी अपन डायग्राम से देख चुके हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसकी जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वेरी करता है। और एवरेज अगर लेंथ की बात करूं या एवरेज लेंथ की अगर बात करें तो वो 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन ये है कि ये रहता है एक राइट इलिक फोसा के अंदर, और बेस पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, और वो बिली होती है एक इंटरसेक्शन एक ट्रांसट्यूबरकल्स ऑफ राइट लेटरल्स है, और टिप ऑफ अपेंडिकुलस है में भी पॉइंटेड होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। दिस पोजीशन आर ऑब्टेन्ड एज अ कंपेयर टू हावर्स ऑफ अ हैंड क्लॉक्स। दिस आर पोजीशन एज अ फॉलोज। ये जो पोजीशन के बारे में बोले तो पोजीशन को अपन डायग्राम से सही से समझेंगे कि किस तरह से इसकी पोजीशन होती है। ये तो अपन ने इसके बारे में थ्योरी पढ़ी है, अब डायग्राम से सही से चीज़ें के लिए। तो अपन ने अभी भी कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की कि ये हमारा एब्डोमिनल है, और एब्डोमिनल की अगर बात करूं तो एब्डोमिनल है, उस एब्डोमिनल को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। और उसमें एक पॉइंट लिखा था कि हमारा ये है एक लेफ़्ट लेटरल प्लेन है, और ये है राइट लेटरल प्लेन है। ये अगर इस पॉइंट की बात की जाए यहाँ इस पॉइंट के बारे में, तो ये क्या है, एक ट्रांसट्यूबरकल प्लेन्स। अगर इस पॉइंट के बारे में बोलूँ तो ये एक ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, करेक्ट। तो ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये ट्रांसट्यूबरकल प्लेन, ये एक राइट लेटरल प्लेन हो गया, लेफ्ट लेटरल प्लेन हो गया। वो पॉइंट वहाँ पे ये बोल रहा है कि जो राइट जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक जो स्पाइन जो लाइन है उससे 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक बेस ऑफ अपेंडिकुलर प्यूबिस ट्यूबरकल्स जनरली प्रेजेंट हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। वो पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि जो राइट लेटरल प्लेन और ट्रांसट्यूबरकल्स प्लेन, इसका जो जंक्शन है यहाँ पे, ये तो हो गई राइट लेटरल प्लेन, ये हो गया ट्रांसट्यूबरकल प्लेन, तो इसका जंक्शन ये है। तो इसके जंक्शन से 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक पॉइंट प्रेजेंट हो जाता है, उसको कहा जाता है बेस ऑफ अपेंडिकुलर ऑफ
एपेंडिकुलर कहा जाता है, बेस ऑफ एपेंडिकुलर कहा जाता है उसको। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्यूबिस ट्यूबरकल का है और ये हमारी राइट एक एंटेरियर सुपीरियर इलिक लाइन से आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ये इनके बीच में एक लिगामेंट्स प्रेजेंट हो जाता है और उस लिगामेंट्स को अपन जो ग्रीन लाइन से शो कर रखा है उसको बोला जाता है इंग्वेनल लिगामेंट। किस तरह से हो जाता है उसको अपन डायग्राम से सही से मेंशन करते हैं। जैसे मान लो ये कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसका ध्यान से देखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि अभी अपन ने कहा कि ये जो एक एपेंडिकुलर ओरिफिस है जो इसकी जो पोजीशन देती है, अगर मान लो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये मान लो कि राइट और अपवर्ड जाता है तो पैराकोलिक हो गया, और उसको एक घड़ी के हिसाब से देखें क्लॉकवाइज तो 11 o'clock बोला जाता है। अगर मान लो कि एक अपवर्ड जाए, सीधा जाए ऊपर की तरफ, तो उसको रेट्रोकोलिक बोला जाता है और 12 o'clock बोला जाता है। उसके बाद में देखो ये वाज से शो कर रखा है, इस साइड में अगर राइट और अपवर्ड जा रहा है मतलब 11 o'clock पैराकोलिक कंडीशन, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है मतलब रेट्रोकोलिक 12 o'clock। मैक्सिमम 65% केस के अंदर रेट्रोकोलिक पोजीशंस होती है जनरली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। और उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर मान लो कि ये कोई स्प्लेनिक की तरफ गया तो स्प्लेनिक की तरफ जा रहा है मतलब जो 2 o'clock है, और अगर पहले है तो प्री इलिक और बाद में है तो पोस्टीरियर इलिक। तो अगर अपवर्ड और लेफ्ट साइड में जाए तो उसको स्प्लेनिक बोला जाता है। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाए तो उसको क्या बोला, प्रोमोन्ट्रिक 3 o'clock। ये हॉरिजॉन्टल में जा रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वर्टिकल पोजीशन है जनरली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है मतलब 3 o'clock है, मतलब प्रोमोन्ट्रिक कंडीशन से। अगर मान लो ये पेल्विक की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स पेल्विक तो उसको पेल्विक बोला और ये एक 4 o'clock है। और अगर मान लो डाउनवर्ड्स जा रहा है तो मिड इंग्वेनल और सब सिकल्स 6 o'clock है। इसको किस तरह से समझते हैं, मैंने यहाँ पे देखा था कि जो राइट इलिक जो सुपीरियर इलिक स्पाइन है वहाँ से, और एक ये प्यूबिस ट्यूबरकल से, ये प्यूबिस ट्यूबरकल है, तो यहाँ तक ये जो ग्रीन लाइन आ रही है, ये ग्रीन लाइन मैंने शो कर रखी है, इसको मैंने कहा था कि इंग्वेनल लिगामेंट्स है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है। वही है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से अगर नीचे की तरफ आता है तो उसको यहाँ से इंग्वेनल, वो नाम है ना इंग्वेनल लिगामेंट, वो यहाँ से आया। मिड इंग्वेनल और सब सिकल्स, मतलब सिकल है ना उसकी तरह सिकल से आ रहा है तो सिकल से तो आ रहा है। और ये 6 o'clock है। पोजीशन ऑफ अपेंडिक्सकुलर है जनरली, ये एक क्लॉक की फॉर्म में है। ये 11 o'clock पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक 12 o'clock, स्प्लेनिक 2 o'clock, 3 है मतलब पैरामोन्ट्रिक, और अगर 4 है पेल्विक, और 6 है मतलब मिड ग्वेनल और सब इनर। उसके बाद में अपन इसकी थ्योरी अगर देखें तो इसकी थ्योरी के अंदर भी यही शो कर रखा है कि जो इसकी पोजीशन है वो पैराकोलिक क्या है 2% है, अपवर्ड है और राइट साइड है। रेट्रोकोलिक सबसे ज़्यादा है 65% है, अपन ने कहा था। स्प्लेनिक है वो 1% से कम है, अपवर्ड और लेफ्ट साइड है, और स्प्लेनिक की तरफ है, नाम से पता चल रहा है स्प्लेनिक मतलब स्प्लेन की तरफ। प्रोमोन्ट्रिक है 1% से कम है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, और लेफ्ट है टुवर्ड्स किसकी तरफ है, सैक्रल प्रोमोटरी की तरफ। पेल्विक है वो 30% है। तो सबसे लार्जेस्ट जो पोजीशन मिलती है वो रेट्रोकोलिक की 65%, और सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है वो पेल्विक की मैक्सिमम, और वो 13% मिलती है। ये डिसेंड करता है हमारी पेल्विस की तरफ। और नेक्स्ट है मिडवेनस सबसिकल्स, ये 6 o'clock बोला था इसको, 2% के अप्रोक्स होती है और ये पोजीशन, और ये सिकल्स और टुवर्ड्स इंगोनल लिगामेंट्स। उसके बाद में एक मैक बर्निंग पॉइंट्स हो जाता है, जानते हैं ये तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे क्लिनिकल पढ़ा जाएगा जब पढ़ते हैं अपन, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैक जो बर्निंग पॉइंट्स होता है ये जनरली होता क्या है। तो मैक्स बर्नी पॉइंट्स एक ऐसा जंक्शन है, मतलब जो लेटरल 1/3 और मिडल 2/3 पे, वहाँ पे एक अम्बेलिकल से और एक राइट एंटेरियर सुपीरियर लिलेक्स से एक लाइन जो पास होती है, पॉइंट्स हो जाता है, वहाँ पे मैक बर्नी पॉइंट्स हो जाता है। साइट की अगर बात की जाए, मैक्सिमम टेंडनस इन एक्यूट्स अपेंडाइटिस। तो टेंडनस का मतलब क्या है, एक्यूट अपेंडाइटिस क्या है, ये सारा का सारा प्रोसेस अपन ने पढ़ा। इसको ऐसे समझ में नहीं आता, इसको अपन डायग्राम से देखते हैं किस तरह से होता है, ध्यान से देख। ये मैक बर्नी पॉइंट्स को अपन समझते हैं किस तरह से। ये बोलना चाह रहा था वो पॉइंट्स कि ये जो हमारा अम्बेलिकल्स, ये अम्बेलिकल हो गया ना यार, तो अम्बेलिकल से 2/3 और जो ये सुपीरियर इलिक स्पाइन से 1/3। तो
सुपीरियर इलिक स्पाइन से तो 1/3 और अम्बेलिकल से 2/3 यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट को मैक बर्नी पॉइंट्स बोला, करेक्ट। उसके बाद में ये बोल रहा था कि टायर्डनेस मतलब कभी कभी जब अपेंडाइटिस कुलर हो जाती है तब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अपन अपेंडिकुलर हो जाती है, उनके अंदर क्या हो जाता है कि टायर्डनेस का मतलब है कि जब ये इस जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि इस पॉइंट्स पे जो मैक बर्नी पॉइंट्स पे जब हाथ लगाता है जो फील करता है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि मैक बर्नी पॉइंट से उस पर बहुत पेन मतलब एक पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके उस पॉइंट्स पे, तो वो कंडीशन आ जाती है, वो इसका क्लिनिकल है मैक बर्नी पॉइंट्स का। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में और इसकी जो लिम्फेटिक सप्लाई के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसकी ब्लड सप्लाई होती है और किस तरह से इसकी लिम्फेटिक सप्लाई होती है। तो जानते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में किस तरह से होती है। अगर ब्लड सप्लाई एग्जामिनर बोलता है तो आप अगर आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। अगर मान लो आपने ओनली आर्टेरियल सप्लाई लिख दी और वेनस ड्रेनेज नहीं लिखा तो आपके कम नंबर आएंगे, हाफ नंबर काट लेगा एग्जामिनर। इसलिए कभी भी ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स पूछ ले तो उसमें आर्टेरियल सप्लाई भी लिखना है और वेनस ड्रेनेज भी लिखना है। किस तरह से होता है, ये कुछ टेबल मैंने बनाई है और इस टेबल्स को मैं डायग्राम से बढ़िया से क्लियर कर लूँगा कि किस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले एब्डोमिनल अवोर्टा है, उसके बाद में एब्डोमिनल अवोर्टा में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी डिवाइड्स होती है एक इलियोसिकल आर्टरी में। इलियोसिकल आर्टरी एक सुपीरियर डिवीज़न और इन्फीरियर डिवीज़न में होता है और फिर इन्फीरियर डिवीज़न एंटेरियर सिकल आर्टरी, इन्फीरियर पोस्टीरियर सिकल आर्टरी और अपेंडिकुलर आर्टरी के अंदर ये होता है। उसके बाद में अपेंडिकुलर आर्टरी है, ये एक देता है एक रिकरेंट ब्रांच जो एनास्मोसिस करता है पोस्टीरियर सिकल आर्टरी के साथ, और जो अपेंडिकुलर आर्टरी है वो मेन आर्टरी है, वो टिप टर्मिनल पार्ट से ऑफ अपेंडिकुलस के साथ ये हो जाती है। तो ये जो डायग्राम्स है आपको इस मतलब ये जो टेबल बनाई मैंने आपको क्लियर नहीं हो पाई होगी आपके दिमाग में, और आपको पता चला होगा मतलब आपको दिमाग में इमेजिन ही नहीं बनी होगी कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ कि किस तरह से ये होता है। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। अपन ने अभी कहा था कि सबसे पहले जो आर्टेरियल सप्लाई के अंदर सबसे पहले एब्डोमिनल अवोल्टा था। एब्डोमिनल अवोल्टा डिवाइड्स हो जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में, करेक्ट, और फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एक डिवाइड्स हो रही थी एक इलियोसिकल आर्टरी के अंदर, और फिर इलियोसिकल आर्टरी है वो दो तरह की ब्रांचेस देती है, एक तो देती है सुपीरियर डिवीज़न और एक देता है ये इन्फीरियर डिवीज़न। ये हो गया सुपीरियर डिवीज़न, ये इन्फीरियर डिवीज़न। फिर अपन ने पढ़ा था कि इन्फीरियर डिवीज़न है वो भी तीन तरह की ब्रांचेस देता है, आर्टरी देता है। एक देता है एंटेरियर सिकल आर्टरी ऊपर की तरफ, और एक ये जो डॉट से मैंने बनाया पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, और एक थर्ड दे रहा था वो एक अपेंडिकुलर आर्टरी जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर मैंने बनाया अपेंडिकुलर आर्टरी। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी है, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को समझिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंडिकुलर आर्टरी है वो अपेंडिकुलर आर्टरी के पास दो रास्ते हैं। कैसे? एक रास्ता होता है कि अपेंडिकुलर आर्टरी क्या करती है कि इस पोस्टीरियर जो ये पोस्टीरियर, ध्यान से देखिएगा, ये पोस्टीरियर सिकल आर्टरी है ना, तो इस जो ये क्या करती है कि इस पोस्टीरियर सिकल आर्टरी के साथ एक एनास्मोसिस कर देती है। इसके एक ब्रांच है जनरली रिकरेंट ब्रांच, और ये रिकरेंट ब्रांच यहाँ से एक अपेंडिकुलर आर्टरी की एक ब्रांच, ध्यान से देखिएगा, अपेंडिकुलर आर्टरी की कौन सी ब्रांच है? रिकरेंट ब्रांच। और रिकरेंट ब्रांच क्या करती है? पोस्टीरियर सिकल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि अपेंडिकुलर आर्टरी है ये क्या करती है? एक रिकरेंट ब्रांच दी, अपेंडिकुलर ने क्या दी? रिकरेंट ब्रांच, करेक्ट। और उसके बाद में ये जो रिकरेंट है ना, ये रिकरेंट क्या करती है भाई? पोस्टीरियर सिकल आर्टरी है उसके साथ एनास्मोसिस कर गई ना। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि इसकी जो ये मेन आर्टरी है, मोटे कलर से बनाई है मैंने मेन आर्टरी अपेंडिकुलर की है ना, ये तो इसकी ब्रांच निकल गई, और जो मेन खुद आर्टरी अपेंडिकुलर आर्टरी ये क्या करती है? ये वाला जो पार्ट है एक अपेंडिकुलर की वाल है ना, तो इसके साथ मतलब टर्मिनेट कर देता है। इसका जो टर्मिनल पार्ट है ना, टर्मिनेट कर गया ना, तो ये क्या है? आर्टरियल सप्लाई के बारे में अपन बात करें। वेनस ड्रेनेज कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग, बस कुछ है कि रिवर्स कर देना है। कैसे? अपेंडिकुलर आर्टरी थी उसकी जगह अपेंडिकुलर वेन। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इलियोसिकल आर्टरी थी, इलियोसिकल वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। फिर उसके बाद में अब्डोमिनल आर्टरी थी, यहाँ पोर्टल वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी
और स्प्लेनिक वेन, ध्यान से देखिएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वेन, मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन दोनों मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन। करेक्ट। तो अपन को क्या दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि इसका उल्टा करना है, अपेंडिकुलर वेन, इलियोसिकल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन। हो गया करेक्ट। तो ये डायग्राम से मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह से आर्टरी सप्लाई होती है जनरली अपेंडिकुलर को। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, क्या होता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को ध्यान से समझिएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ भी नहीं है, छोटा सा है बस, कि इसका जो ज़्यादातर जो लिम्फ है, करेक्ट, वो तो डायरेक्टली इलियोसिकल नोड्स के अंदर क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, बट कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, वो एक अपेंडिकुलर नोड्स के अंदर ड्रेनेज करना। मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो किसके अंदर ड्रेनेज कर रहा है, इलियोसिकल नोड्स के अंदर, जहाँ इलियम और जो सिकल का जो ओरिफिस था, जहाँ पे मिल रहे थे दोनों, मैंने डायग्राम से बताया था आपको, तो वहाँ पे मैक्सिमम है वो लिम्फ है, वो तो वहाँ ड्रेनेज करता है। और कुछ पोर्शन है वो जो अपेंडिकुलर जो गोला सा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, उससे इलियोसिकल से 2 सेंटीमीटर नीचे पोस्टीरियर लेटरल मीडियल वाल के वहाँ पे, तो वहाँ पे एक अपेंडिकुलर था, वहाँ पे एक नोड्स है जनरली। और जनरली होता क्या है, नोड्स क्या होता है, हमारे कोई भी किसी भी तरह की जगह जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उस पॉइंट्स को नोड्स बोल देता है जनरली। तो अपेंडिकुलर नोड्स से स्मॉल अमाउंट में नर्व 2 तरह से सप्लाई होती है इसके अंदर, एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है वो तो ड्राइव होती है एक T9 से T10 सेगमेंट, थोरेसिस वर्टिब्रेटा, 9 थोरेसिस वर्टिब्रेटा से 10 थोरेसिस वर्टिब्रेटा सेगमेंट तक ड्राइव होती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो पैरासिम्पैथेटिक है, वो एक वेगस नर्व। तो ये जो सारा का सारा अपन ने व्यू पढ़ा, ये इसके फीचर्स पढ़े, इसकी पोजीशंस पढ़ी अपन ने, इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ी और इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करा। तो ये सारा का सारा अपन ने देखा था एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब जो अगला वीडियो होगा वो होगा इसके क्लिनिकल के बारे में। एक क्लिनिकल यहाँ से भी बनता है T9 से T10 सेगमेंट्स है कि सिंपैथेटिक का, तो वो अपन जब क्लिनिकल का जो अगला वीडियो है उसमें ही अपन बताएंगे कि किस तरह से इसका क्लिनिकल होता है। थैंक यू।